मैं अपने अगले पैनल को मंच पर बुलाना चाहूँगी। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी आयुष जैन जी से कि वो मंच पर आएँ। टेक यूनाइटेड कंसल्टेंट एंड कंस्ट्रक्शंस के डायरेक्टर हैं आयुष जैन जी, प्लीज़ आप मंच पर आएँ और ज़ोरदार तालियों के साथ हम इनका स्वागत करेंगे। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने विदेश में पढ़ाई की और वहाँ के ऑफर्स को उन्होंने ठुकरा दिया, अपने वतन में वापसी की। ऐसे आपने कई एग्जाम्पल्स अभी मंच पर हमारे बीच देखे हैं। आयुष जैन जी भी उन्हीं में से एक एग्जाम्पल हैं। ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन के जरिए जानते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में और जुड़े हुए कुछ किस्से। आयुष जैन एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अमेरिका में सिविल इंजीनियरिंग और प्रैक्टिस करने के बाद भी वापस अपने देश, अपने शहर को चुना। खंडवा में एक प्रोजेक्ट से काम शुरू कर आयुष सिर्फ 3 सालों में 18 प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं। इनकी सफलता के पीछे इनके पिता अभय जैन का विश्वास था, जो कि स्वयं अपने आप में एक मिसाल है। एक कृषक के रूप में अभय जैन ने 300 एकड़ के चंदन के पेड़ के प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर किसानों को एक नई सौगात दी कि किसान चाहे तो प्लांटेशन के क्षेत्र में भी सफल हो सकते हैं। आयुष जैन आज भी खंडवा में रहकर विदेशों के प्रोजेक्ट्स में अपनी कंसल्टेंसी दे रहे हैं, जिनमें मैरियट कोलंबिया रोड जैसे कई प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। आयुष जैन ने स्मार्ट सिटी खंडवा, हाई लिंक सिटी पंधाना, शुजालपुर, सावरिया धाम, सोनकच्छ, नर्मदापुरम, खालवा जैसे लोकप्रिय सौगातें दी हैं। इनका आने वाला प्रोजेक्ट भी श्री राम सेतुपुरम इनके दिल के बहुत करीब है। आयुष जैन भविष्य में फिल्म सिटी और पूरे भारतवर्ष में रियल एस्टेट के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। आइए मिलते हैं ऐसी ही युवा शख्सियत आयुष जैन से। एक बार जोरदार तालियां आयुष जैन जी के लिए। हमारे अगले पैनलिस्ट को भी मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी, गोवर्धन गोलानी जी, कृपया आप मंच पर आएं। ओनर हैं गुरु कृपा मेडिकल एजेंसी खंडवा से और देखिए 16 सालों तक खंडवा जिला किस तरीके से केमिस्ट एसोसिएशन के ये अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में प्रांतीय संगठन MPCDMA में इंदौर संभाग के सचिव का दायित्व भी ये संभाल रहे हैं और सिंधी समाज में विभिन्न पदों पर ये तैनात रहते हुए अपना दायित्व का इन्होंने निर्वहन किया है और जो वर्तमान में इनकी भूमिका है उसको देखते हुए किस तरीके से ये खंडवा के विकास के लिए काम कर रहे हैं, इन्हीं से जानेंगे। आप हमारे दोनों पैनलिस्ट का तालियां बजाकर एक बार स्वागत कीजिए मंच पर। और मैं आमंत्रित करना चाहूँगी अतुल वर्मा जी को, प्लीज़ आप मंच पर आए, बुके देकर हमारे 2 पैनलिस्ट का स्वागत करें। अतुल वर्मा जी प्लीज़ आप मंच पर आएँ और देखिए तालियां बजती रहनी चाहिए। दोनों पैनलिस्ट इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और बुके देकर मैं चाहूँगी आप दोनों पैनलिस्ट का स्वागत करें। उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जानेंगे कि कोविड काल के दौरान क्या समस्याएं आई हैं और उन समस्याओं को सामना करते हुए, उन समस्याओं को देखते हुए भी किस तरीके से आपने विकास के कार्यों को गति दी है। इन तमाम चीज़ों को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो गोवर्धन गोलानी जी और आयुष जैन जी इस वक्त मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आसिफ और मैं, बहुत शुक्रिया अतुल जी आपका मंच पर आने के लिए। आइए पूजा, और उस फहरिस्त में, उस लिस्ट में जब हम जिन लोगों से बात कर रहे हैं वो खंडवा की जान है, वो निमाड़ की शान है और इसमें ये अब आखिरी पैनल है हमारे साथ और हमारे 2 मेहमान हमारे साथ आ चुके हैं। बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका आयुष जी, और गोवर्धन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल गोवर्धन जी से करूँगा, उसके बाद फिर मैं युवा जोश आयुष जी के पास आता हूँ, तजुर्बा गोवर्धन जी के पास है। गोवर्धन जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि मेडिकल फील्ड को ही क्यों चुना आपने? जब मैं कॉलेज से मेरी शिक्षा लेके बाहर निकला, उस ज़माने में 80 के दशक की बात बता रहा हूँ, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का बड़ा क्रेज़ होता था, बड़ा ग्लैमरस जॉब लगता था। अंग्रेज़ी बोल रहे हैं, सूट टाई वगैरह में जा रहे हैं, बड़ा चार्मिंग लगता था। तो उस चीज़ की ओर मैं आकर्षित हो के आगे गया। चूँकि खंडवा एक छोटी जगह है, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। मेरा ननिहाल अहमदाबाद का है, तो मैं मेरे मामाओं के यहाँ गया, वहाँ कुछ दिन रहा और अपने करियर की शुरुआत वहीं से की। पहली नौकरी वहीं मिली, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की। उसमें
उसमें पहले दिन पहले ट्रेनिंग सेशन में पहली जो सेंटेंस बोला गया था हमारे ट्रेनर के द्वारा वो ये था कि एवरी चाइल्ड बॉर्न ऑन दिस अर्थ हैज़ टू बी द कस्टमर ऑफ फार्मा इंडस्ट्री टुडे और टुमारो। चीज़ बड़ी अपीलिंग लगी और मैं उसमें सतत काम करता गया। कुछ ईश्वर की कृपा रही, आगे भी निकलता गया। वहाँ से सफ़र शुरू हुआ, फिर भोपाल, उज्जैन, रायपुर, ऐसे अलग अलग शहरों से होता हुआ फाइनली, चूँकि मैं खंडवा को बिलोंग करता था, एजुकेशन वहीं की थी, तो वहाँ आकर फिर मैंने अपना दवाई का व्यवसाय शुरू कर दिया। मैं अभी तो कुछ और सवाल पूछूंगा सर आपसे। आयुष जी, आपसे सवाल, ये तो बात हुई गोवर्धन जी की पढ़ाई की, आपने बाहर पढ़ाई की और उसके बाद उस पढ़ाई के बाद जो आपने सीखा उसे आप उसको समर्पित करने आप निमाड़ आ गए, खंडवा आ गए, बुरहानपुर आ गए। सवाल मेरा आपसे भी वही है जो मैं अपने पहले पैनलिस्ट से पूछता रहा हूँ कि अमूमन युवा बाहर पढ़ते हैं, फिर वो जो खर्च किया है उसे कमाने के लिए वहीं जॉब करते हैं। क्या चीज़ें आपको यहाँ खींच लाई? जी, ये तो सही बात है। जो वेस्ट की चमक धमक है उससे जो यंगस्टर है या जो भी वहाँ जाता है तो वो वहीं पे बस जाता है। वहाँ की लाइफस्टाइल और जो भी वहाँ की जो वेस्ट की चीज़ें हैं। पर मैं जब यहाँ से जब जा रहा था तभी मैंने सोच लिया था कि मैं वापस जो है वहाँ पे एजुकेशन कंप्लीट करके कुछ वर्क एक्सपीरियंस लेके वापस। तो इतने साल में क्या पाया आपने? वेस्ट बेस्ट है या इंडिया बेस्ट है? वो तो इंडिया बेस्ट है, तभी मैं आज यहाँ पे हूँ। तो जो है वो तभी मैंने सोच लिया था कि मैं वापस अपने देश ही लौटूंगा और चीज़ों को समझूंगा कि वहाँ के देश इतनी जल्दी विकसित कैसे हो गए और आज भी जो है हम डेवलपिंग कंट्री हैं और बोला जाता है कि 100 साल तक भी हम डेवलपिंग ही रहेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है पहले से ही मैंने प्री प्लान थी। जब मैं वापस लौट रहा था तो मेरे फादर ने भी, जो मेरे पिताजी हैं श्री अभय जैन, उन्होंने कहा कि जो है आप जिस लेवल का उधर वर्क करके आए हैं तो खंडवा में कैसे क्या होगा, आप जो है मुंबई ऑफिस डालना चाहें, पूना डालना चाहें या इंदौर डालना चाहें। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, मैं जो भी काम करूँगा अपने लोगों के बीच में ही करना चाहता हूँ और अपने शहर के लिए ही कुछ करना चाहता हूँ। तो जिस वजह से जो है ये सब चीज़ें मुझे वापस खंडवा शहर खींच लाई। गोवर्धन जी, सबसे पहले तो कोविड काल में जिस तरीके से मेडिकल फील्ड के लोगों ने काम किया, उन्हें हम तब से लेकर अब तक सैल्यूट करते रहे हैं, एक बार फिर से सैल्यूट करेंगे। लेकिन चुनौतियां बहुत बड़ी थी कोविड काल में मेडिकल फील्ड के लोगों के लिए। आपके सामने क्या चैलेंजेस थे, कैसे आपने उन्हें फेस किया? जैसा कि आपने कहा, निश्चित रूप से चुनौतियां बहुत बड़ी थी। ये ऐसी पेंडेमिक थी जिसके बारे में कभी किसी ने ख्वाब ख्याल में भी नहीं सोचा था। चूंकि मेडिकल व्यवसाय में काम करते करते एक मानव सेवा का बोध भी विकसित होते गया। मैंने अपने आप में महसूस किया, मेरे केमिस्ट साथियों में महसूस किया, और सबसे पहले तो मैं मेरे तमाम केमिस्ट साथी खंडवा ज़िले के विशेषकर और आपको पूरे मध्य प्रदेश के, जिन्होंने कि दिन रात प्रशासन की बदलती हुई गाइडलाइंस, रेस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी, सीमित साधन संसाधनों में रह के भी लोगों के लिए दवाइयाँ उपलब्ध करवाई और यहाँ तक कि होम डिलीवरी तक भी दी। उस चुनौतियों के अंदर, जैसा कि आपने पूछा, सबसे बड़ा समस्या उस समय आ रही थी लॉजिस्टिक की। ट्रांसपोर्टेशन वॉज टोटली पैरालाइज्ड। तत्कालीन एसडीएम केशव पांडे जी से मैंने व्यक्तिगत रूप से मिलके और उनसे कुछ पर अप्रूवल लिया और फिर मैंने मेरी स्वयं की गाड़ी भेजकर 2-3 बार इंदौर से वहाँ के जो डिपो डिस्ट्रीब्यूटर से वहाँ से दवाइयाँ बुलवाई और यहाँ पे उपलब्ध करवाई। हमारे जो दुकान के जो वर्कर्स होते हैं सभी व्यवसायियों के, उन लोगों को भी इतनी परेशानी का सामना करना पड़ता था कि घर से दुकान तक आते आते रास्ते में बीच में 2 बार 3 बार पुलिस वाले उनको चेकिंग करते थे। लेकिन ठीक है, प्रशासन के साथ कोऑपरेट करना ही था। उस के दौरान एक
एक कहावत है ना कि बिना अनुभव की अनुभूति नहीं होती। तो उस दरमियान ये जब अनुभव से हम ले रहे थे तो एक अनुभूति मेरे अंदर जागृत हुई और वो थी अभाव का आनंद। देखिए, कई चीज़ों का अभाव था लेकिन उसका कैसे आनंद था। समय तो है लेकिन कहीं जा नहीं सकते, पैसे तो थे लेकिन कहीं खर्च नहीं कर सकते थे, रिश्ते तो थे पर नज़दीकी से निभा नहीं सकते थे। ये अभाव का आनंद हमने सबने, मैं समझता हूँ, महसूस किया होगा। विशेषकर मैंने तो किया ही है, इसलिए मैं यहाँ पर इस मंच पे यहाँ पे सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक सवाल आपसे रहेगा सर, और वो सवाल मेरा ये है, खंडवा को विकसित करना ये चैलेंज तो ले लिया, लेकिन उसके बाद उन चुनौतियों का क्या जो इसके आड़े आई, तो चुनौतियां क्या थी उनका अंदाज़ा तो आपको पहले से होगा। कैसे आप उनको चीरते हुए, उनको हटाते हुए आगे बढ़े? जी, आप कोई भी एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी या पूर्व जो है राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम, इन्होंने भी जो है वो अपनी जो विकास की योजनाएं थी एक बहुत छोटे से स्तर से जो है चालू की, जिसे बाद में प्रदेश स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पर जो है पहुंचाया। वैसे ही अगर मैं मेरे पिता की बात करूं तो उन्होंने 300 एकड़ में जो है सैंडलवुड प्लांटेशन किया, चंदन का प्लांटेशन। हमारे जो बहुत करीबी थे वो उनको जब ये योजना के बारे में बताया गया उन्होंने, तो उनको जो है वो जो हमारे करीबी थे उन्होंने भी बताया कि ये जो है इम्पॉसिबल है। आप मध्य प्रदेश जैसी जगह में जो है चंदन लगाने की बात कर रहे हो, आप मतलब जो है वो क्या सोच के आ रहे हो, हवा में ही मतलब जो है तीर चलाने वाली ऐसी बात जो है उनको ऐसी लगी। लेकिन उन्होंने जो है वो उसको सक्सेसफुल करके दिखाया। कोई छोटा मोटा प्लांटेशन नहीं, 10-20 एकड़ में नहीं, 300 एकड़ में सैंडलवुड का प्लांटेशन करके जो है उन्होंने उसको सक्सेसफुल किया। तो इन्हीं सब चीज़ों से जो है मुझे प्रेरणा मिली और धीरे धीरे करके जो है मैं भी इधर के जो सिस्टम है उनको अडॉप्ट कर रहा हूँ और जो है वो काम कर रहा हूँ। गोवर्धन जी, भगवान ना करे कि तीसरी लहर आए, लेकिन अगर तीसरी लहर आती है तो लोग क्या सावधानियां बरतें? हालांकि मध्य प्रदेश में तो काफ़ी कोरोना कंट्रोल में है और सरकार ने भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी हैं, लेकिन सावधानियां नहीं हटनी चाहिए। उसके लिए आप क्या जानकारी इस मंच के जरिए दर्शकों को देंगे, क्या मैसेज देंगे? पूजा जी, जैसा आपने कहा, भगवान न करे, मैं भी यही प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर न करे कि तीसरी लहर आए, या इसकी क्या तीसरी लहर, इस तरह की कोई पैंडेमिक कभी किसी के जीवन में आए। जैसा कि हम जानते हैं कोरोना की कोई दवाई नहीं है और शायद बन भी नहीं पाएगी। मैं वैज्ञानिकों या साइंटिस्ट को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, शायद बन भी नहीं पाएगी, क्योंकि इसका वेरिएंट, बड़े नए नए वेरिएंट आते हैं और गेस्टेशन पीरियड जो ऐसा है, जब तक वो उसको समझे करे तब तो वो दूसरा रूप में आ जाता है। इसका एक ही इलाज है, सावधानी, बचाव। बातें घूम फिर के वही होती हैं, लेकिन चूंकि एक आसानी से याद हो जाए, इसलिए मैं बोलता हूं सबसे कि SMS करें। यहां SMS से मतलब मोबाइल का SMS नहीं है। S stands for sanitization, M for mask, S for social distancing. सैनिटाइजेशन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, SMS ही केवल इसका बचाव है। यही मेरा संदेश है सबके लिए। ये तो बचाव के तरीके हो गए सर, इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं? ये बात है, यही तो बात है सर। इम्यूनिटी किसी भी पैथी से में ऐसी कोई दवाई नहीं थी जो इम्यूनिटी को बढ़ाती हूँ। विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल पैथीज, आई बिलोंग टू एलोपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी, सब पैथीज में। लेकिन उसमें जो भी दवाइयाँ होती हैं वो मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ आपको। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 4 चीज़ें ज़्यादा आवश्यक हैं। एक तो आपकी अनुशासित जीवन शैली, संयमित खान पान, प्रॉपर नींद
एक ड्यूरेशन ऑफ स्लीप जो होना चाहिए, और योगा या एक्सरसाइज, ये 4 चीज़ें अगर हम लोगों के जीवन में हैं तो कोई कारण नहीं कि आदमी की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाए। अलबत्ता कुछ बीमारियों के चलते, कई तरह की बीमारियां होती हैं, उनके चलते कुछ विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी अगर हो जाती है तो वो उन दवाइयों से, जिसमें कि विशेष करके प्रोटीन और लिम्फोसाइट्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं, और इनके कोफैक्टर्स हैं विटामिन डी, आयरन, कैल्शियम, जिंक, ये चीज़ें उसको एज ए सप्लीमेंट करती हैं, इसे सप्लीमेंटेशन का काम करती हैं। तो ये लेना चाहिए अगर आवश्यकता हो तो, वरना इम्यूनिटी बढ़ाने के सिर्फ वही 4 ही तरीके हैं, वही दवाइयाँ हैं, योगा, एक्सरसाइज, बैलेंस्ड डाइट, प्रॉपर स्लीप। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। आयुष जी, आपके पास आ रहा हूँ। खंडवा में जो प्रोजेक्ट्स आपने खड़े किए, जो बनाए, वो कैसे अलग है बाकी प्रोजेक्ट से? क्या फैसिलिटीज़ या क्या डिफरेंस है उनमें और बाकी बिल्डर्स में या बाकी जो प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं? देखिए, एक तो जो हम लोग के प्रोजेक्ट्स हैं वो सब मतलब फुल्ली लीगल प्रोजेक्ट्स हैं, सारी रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स हैं। दूसरी बात मैं ये करूँ तो जो क्वालिटी का हम लोग स्पेशली बहुत ध्यान रखते हैं। हमारा जो एक कोर वैल्यू है वो क्वालिटी मतलब डिलीवर करना है। कुछ भी जो हम डेवलपमेंट करते हैं वो कम से कम 50 साल तक जो है उसकी लाइफ रहे मिनिमम। इसको लेके ही हम लोग कुछ भी प्लान करते हैं और एग्जीक्यूट भी करते हैं। मतलब जैसे अगर कभी कोई हमसे प्लॉट परचेस कर रहा है तो ऐसा नहीं हो कि वो 4-5 साल बाद उधर अपना रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट या कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाने के लिए आए तो उसको वहाँ पे चीज़ें ध्वस्त मिलें, उसको परेशानी उठानी पड़े। तो सबसे पहली बात तो हम जो है वो क्वालिटी प्रोजेक्ट्स डिलीवर करते हैं। उसके बाद जो है वो हमारे प्रोजेक्ट्स में कुछ हम प्लॉट्स जो है रिजर्व रखते हैं। हम कुछ गरीब तबके के लोगों के लिए जो कम रेट्स में जो है ऑलमोस्ट मार्केट वैल्यू से हाफ रेट्स में देते हैं। कुछ जो विकलांग लोग हैं उनको भी जो है वो हम हाफ रेट्स में देते हैं। तो मतलब जो है सामाजिक स्तर पे भी हम इसका पूरा ध्यान रखते हैं। और उसके बाद कुछ बैंक्स से भी जो है हमारी टाइप्स रहते हैं ताकि जो है लोन इजीली मिल जाए लोगों को, जो है वो इधर उधर ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करना पड़े, परेशानी नहीं उठाना पड़े। ये आगे इन फ्यूचर आप क्या प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं और कहाँ कहाँ ला रहे हैं? क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि अब प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट, क्योंकि अब कोरोना जा रहा है, अब लोग फिर से वापस उसी ढर्रे पर या उसी ज़िंदगी पर लौटना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो लोग जानना चाहते हैं कि आपके अगले प्रोजेक्ट्स कहाँ पर और कहाँ कहाँ आ रहे हैं। चीज़ें क्या है कि अभी ऐसा बीच में लग रहा था कि कोविड की वजह से कहीं प्रॉपर्टी में जो है वो रेट्स में कुछ कम नहीं हो जाए। बाकी जो है हमने देखा कि कोविड के बाद उलट हुआ है, प्रॉपर्टी में काफ़ी बूम आया है। मार्केट भी जो है वो काफ़ी जो है बढ़िया है। अभी जैसे आप प्रोजेक्ट की बात करें तो हमारे जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, ये हमारे एक मॉडल प्रोजेक्ट्स हैं। मतलब ये एक हमने बेस हम बना रहे हैं ताकि हम जो और भी उन डिस्ट्रिक्ट्स में प्रोजेक्ट लाएं तो हमारी ऑलरेडी वहाँ पे गुडविल सेटअप रहेगी और जो है वो लोगों को पता रहेगा कि हम क्या चीज़ डिलीवर कर रहे हैं। अभी हम लोग के जो है कुछ नए प्रोजेक्ट्स जैसे सोनकच्छ है देवास के पास, वहाँ पे लॉन्च होने वाला है। उसके बाद काला पीपल है, काला पीपल में एक हाईलिंग सिटी के नाम से लॉन्च होने वाला है। आगर में हाईलिंग सिटी के नाम से लॉन्च होने वाला है। शुजालपुर में जो है वो 2 नए प्रोजेक्ट्स हम लोग, एक तो कंप्लीट हो ही चुका है, 2 और नए लेके आ रहे हैं। वैसे ही खंडवा है, आसपास के खंडवा के आसपास भी जो है खालवा है, पंधाना है। तो ये सब प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं। और खैर मेरे फादर का तो बहुत कुछ उन्होंने पहले काम किया हुआ है तो गुडविल तो ऑलरेडी है ही। बाकी आसपास भी जो है, पापा ने जो चंदन लगाया था उसकी खुशबू आज तक बेटे को भी आ रही है और उस खुशबू का फायदा मिल रहा है। जी वो खुशबू तो मुझे लगता है कि जो है हमारी 7 पीढ़ी लेगी। नहीं आप नहीं, वो खुशबू पूरे मध्य प्रदेश, पूरे खंडवा तक आएगी। बहुत शुक्रिया सर। आयुष जी बहुत धन्यवाद आपका, और गोवर्धन सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम सम्मानित करना चाहते हैं, आप प्लीज मंच पर रहिए हमारे साथ। पूजा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी राजीव त्रिपाठी जी से, प्लीज़ वो मंच पर आएँ और हमारे 2 पैनलिस्ट का आभार व्यक्त करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दे आर ऑन द स्टेज, सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट आप प्लीज़ मंच पर आएँ और उनका आभार व्यक्त करें। और एक बार ज़ोरदार तालियां हो जानी चाहिए क्योंकि हमारा आखिरी पैनल डिस्कशन था और हम कार्यक्रम के अंतिम दौर में हैं इस वक्त। तो एक बार तालियां बजाकर
ये बताइए कि किस तरीके से आज इन शख्सियतों ने हमारे लिए, सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनकर काम किया है और विकास की राह में जिस तरह से ये आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से विकास के कार्य कर रहे हैं, हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी इनका सहयोग करते रहें। और लगातार इस तरीके के कार्यक्रम जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आयोजित करता रहता है, जिसके ज़रिए हम लोग मध्य प्रदेश के तमाम ज़िलों की बात करते हैं, तमाम शहरों की बात करते हैं, ये जानने समझने की कोशिश करते हैं कि उन शहरों ने क्या चुनौतियां पार करके उस मुकाम को हासिल किया और मध्य प्रदेश में विकास की रफ्तार को और तेज़ी लाने के लिए लगातार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए, आने के लिए, और सभी से रिक्वेस्ट है कि भोजन ज़रूर कर जाएं। थैंक यू सो मच।